हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में कि वेक्टर क्वांटिटीज़ की जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होती हैं। देखो, वेक्टर क्वांटिटीज़ की दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती हैं। मान लो हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरी है वेक्टर बी, और दोनों के बीच में जो एंगल है मान लो वो एंगल हमारे पास थीटा है। तो जैसा कि मैं आपको इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ये है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें कि वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी, तो दो तरह के हो सकते हैं। या तो इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारा वेक्टर प्रोडक्ट आ सकता है, कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, या इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो हमारा स्केलर क्वांटिटी आ सकता है। तो अगर स्केलर क्वांटिटी आता है तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और दिखाते हैं ए डॉट बी से, और अगर मल्टीप्लिकेशन का आंसर वेक्टर क्वांटिटी आता है तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं और दिखाते हैं ए क्रॉस बी से। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें जो आंसर आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, और ए डॉट बी आ गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें जो आंसर आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। अब इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो अब स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं उसको देख लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है वो समझ लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी हैं जैसे कि ऊपर दिखाई गई हैं, तो इनकी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो डिफाइन की जाती है ए डॉट बी को। अगर दो मल्टीप्लिकेशन करके कोई स्केलर क्वांटिटी आती है तो स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन तो उसमें होगा नहीं। तो उसकी डेफिनेशन ये है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड बाई ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, जो कि थीटा क्या, इनके बीच का एंगल, उसकी कोसाइन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर इसको लिखा जाता है। तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और सीख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल से और हमारा एक क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है, अगर मैग्नीट्यूड ए है वो लेटर से 6 यूनिट है, और ये हमारे पास बी वेक्टर है जिसका जो मैग्नीट्यूड है लेटर से, वो जो बी का मैग्नीट्यूड है उसको ले लेते हैं लेटर से 5 यूनिट्स, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल है लेटर से वो गिवन है हमें 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है कि इन दोनों वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट बताओ कितनी आएगी। तो स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं जी। ए डॉट बी फाइंड करते हैं, आएगा ए इंटू बी कॉस थीटा। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमें गिवन है 6 यूनिट है जी। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट गिवन है जी। तो 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री गिवन है जी। तो यहाँ पर कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पर 6 5 30 और कॉस 30 की वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 3/2, तो आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स। यूनिट्स इसे लिखा है क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफाइड यूनिट नहीं है, तो जो भी यूनिट होगा वो हमारा आ जाएगा ये। तो 15 स्क्वायर रूट 3 हमारे पास यूनिट में आंसर आ जाएगा इनकी डॉट प्रोडक्ट का। अगर डॉट वेक्टर हमें दिया है एनालिटिकल फॉर्म में, मान लो एनालिटिकल फॉर्म में वेक्टर गिवन है, तब कैसे फाइंड करेंगे उसको भी देख लेते हैं। मान लो हमारे पास वेक्टर ए की, तो उससे पहले तो जो हमारे एक्सिस एक्स में, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में जो हमारे यूनिट वेक्टर है उनकी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। आई जे कैप इधर होगा, आई कैप इधर होगा, और के कैप आपका आएगा इसमें परपेंडिकुलर। तो मान लो अब वो डायरेक्शन, तो ये जो जेड एक्सिस में इस तरह ऐसे बना रहा हूँ, मान लो ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस आ गया, तो ये पेपर के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा ऊपर की तरफ के कैप आ जाएगा। रेड कलर से इसलिए बनाया कि ऊपर की तरफ है। तो
अब ध्यान से देखना भाई, अगर मैं आई डॉट आई करता हूँ, दो यूनिट वेक्टर हैं, तो मल्टी मैग्नीट्यूड ऑफ आई मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कोस जीरो। कोस जीरो क्यों किया? क्योंकि भाई जो आई वेक्टर है वो दूसरे आई के तो पैरेलल ही होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन तो एक्स एक्स के डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल आ जाएगा जीरो। अब इनकी वैल्यू देखो कितनी आती है, आई डॉट आई मैग्नीट्यूड 1 है मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और कोस जीरो का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो आ जाता है 1। इसी तरह अगर मैं जे डॉट जे करूँगा तो जे वेक्टर में ही डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो वो भी 1 आएगा, के वेक्टर में ही डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो भी वो 1 ही आएगा। लेकिन अगर मैं आई वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जे वेक्टर में कर देता हूँ, दोनों वेक्टर देखो मैंने अलग अलग ले लिए हैं, तो क्या होगा 1 डॉट 1, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड तो 1 है, इंटू कॉस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो जो आई वेक्टर है वो जे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो आ जाएगा 1 इंटू कोस जीरो की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू हो जाती है जीरो, तो जीरो आ जाएगा। इस तरह जे डॉट के ये भी जीरो आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, के डॉट आई ये भी जीरो आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अगर सेम तरह के वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं, तो ही मल्टीप्लिकेशन 1 आती है डॉट प्रोडक्ट में, और अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं अलग अलग यूनिट वेक्टर की तो मल्टीप्लिकेशन जीरो आ जाएगी, क्योंकि इसमें आई डॉट जे के साथ 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो अगर कोई भी दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगी। तो मान लो आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो करके दिखा दो। तो अगर यहाँ पर अब मान लो हमारे पास कोई वेक्टर इस तरह गिवन है, ए वेक्टर ऐसे गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इस तरह बी वेक्टर हमें गिवन है, कैसे भाई? गिवन है हमें बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, इस तरह गिवन है। तो अब हमें ए डॉट बी फाइंड करना है, एनालिटिकल फॉर्म में गिवन है, इनके बीच का एंगल हमें नहीं पता है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना भाई। ए डॉट बी ऐसे करेंगे, इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए एक्स जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। यहाँ पे देखना भाई, अगर ए एक्स की बी एक्स आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई आएगा, आई डॉट आई की जो है वैल्यू टर्म हो जाएगी 1, तो हमारे पास पहली टर्म आ जाएगी ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस। अब अगर ए एक्स आई की मल्टीप्लिकेशन बी वाई जे में करेंगे तो टर्म आएगी, जे इधर है और इधर आई है, तो आई डॉट जे की टर्म यहाँ पर आएगी जो कि हो जाती है 0, इसलिए ए एक्स इंटू बी वाई की टर्म नहीं आएगी। सिमिलरली ए एक्स आई की मल्टीप्लिकेशन बी जेड के में करेंगे तो यहाँ पर भी आई डॉट के की टर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पर आई है और यहाँ पर यूनिट वेक्टर के है, तो आई डॉट के भी वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसलिए ए एक्स और इंटू बी जेड की टर्म भी नहीं आएगी। अब ए एक्स जे की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए एक्स जे की टर्म बी एक्स आई के साथ नहीं आएगी, वही रीज़न हो जाएगा, जे डॉट आई 0 हो जाएगा, तो ए एक्स जे की टर्म आएगी बी वाई जे के साथ। तो क्योंकि जे डॉट जे 1 हो जाएगा तो ए वाई जे, सॉरी जे तो हमारा आएगा नहीं, तो यहाँ पर जो है ये ए एक्स नहीं ए वाई जे है, सॉरी ए वाई जे, तो ए वाई जे की जो टर्म है वो हमारी बी वाई जे के साथ ही आएगी, बाकी सब साथ ए वाई इंटू बी वाई प्लस। इसी तरह जो ए जेड के की टर्म है वो भी केवल बी जेड के साथ ही आएगी, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगी, तो आ जाएगा ए जेड इंटू बी जेड। इस तरह से हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट इन दोनों की आ जाती है। अब ध्यान से देखना, एनालिटिकल मेथड में अगर डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं तो केवल सेम कंपोनेंट जो हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो और उसको ऐड कर दो, वही हमारी डॉट प्रोडक्ट हो जाती है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि है 3i प्लस 4j माइनस के, दूसरा वेक्टर बी है जो कि है 4i प्लस 3j माइनस 3j प्लस के।
हमें ए डॉट बी फाइंड करना है। तो ए डॉट बी एक नंबर आएगा जिसमें कि कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अब कैसे फाइंड करेंगे इसको? करने से जो अभी अभी हमने देखा है कि जो एक्स कंपोनेंट है उसको एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आई डॉट आई हो जाएगा 1, खत्म हो जाएगा, और 3 4 आ जाएगा हमारा 12। तो पहली टर्म आ गई हमारी 12। दूसरी टर्म देखते हैं, 4 है और ये 3 है, तो जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और 4 प्लस है 3 माइनस है, तो 4 3 12, तो आ जाएगी -12। इस टर्म को देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी -1, तो वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि +12 से -12 कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू इन दोनों वेक्टर के लिए आ जाती है -1। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह भी आ जाते हैं, जैसे कि प्रूव दैट, क्वेश्चन ये है, शो दैट या प्रूव दैट वेक्टर ए, वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए ये है 3i - j + 4k, एंड वेक्टर बी, वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी ये है, क्या है 3i + 9 प्लस 3i + j + 2k, ये वेक्टर है जी हमारा बी। हमें करना है शो दैट दीज टू वेक्टर, शो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। कैसे शो करेंगे? ऐसे शो करेंगे कि इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी ए डॉट बी क्या आ जाएगी, ए बी cos 90, और परपेंडिकुलर वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो हो जाती है 0 = 0। तो हम दिखाएंगे कि भाई इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आती है, इसलिए दोनों परपेंडिकुलर है। चेक कर लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट 0 कैसे आती है। तो देखेंगे ए डॉट बी इक्वल्स टू कितना है 3i - j + 4k डॉट 3i + j + 2k। अब देख लेते हैं, तो एक्स कंपोनेंट के साथ एक्स कंपोनेंट की मल्टीप्लाई 3i × 3i आ गया 9, आई डॉट आई तो 1 हो जाता है। आगे एक्स कंपोनेंट के वाई कंपोनेंट के साथ वाई कंपोनेंट की मल्टीप्लाई, ये -1 है इधर +1 है, तो आ जाएगा -1, और यहाँ पर साइन गड़बड़ हुई, यहाँ पे साइन -2k है, सॉरी -2k साइन है यहाँ पर -2k, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा लेटर से -2k साइन है। अब यहाँ पर +4k है, +4k इधर है -2k, तो क्या आ गया 4 2 8 -8 आ गया 0। इस तरह से हमें क्या पता चला कि भाई ये जो दो वेक्टर है दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। पहले एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे ये आ गया क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए क्या है 3i + k + j - k एंड वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी है हमारा 4i + j - 2k। इनके बीच में एंगल फाइंड करना है, तो क्या करना है, वेक्टर ए डॉट बी फाइंड कर लो। क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ठीक है भाई। तो अब cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी तो ऊपर लिखते हैं,
ए डॉट बी क्या है 3i प्लस जे माइनस के डॉट बी वेक्टर क्या है 4i प्लस जे माइनस 2k, ये हमारे पास बी वेक्टर है। अब ए का जो मैग्नीट्यूड है, ध्यान से देखें, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताया था एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर का अंडर स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट करेंगे, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर है 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस वाई कॉम्पोनेंट है हमारा 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस जेड कॉम्पोनेंट है हमारा -1, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर लिखेंगे। ये तो हमारा आ गया है मैग्नीट्यूड ए, ये हमारा मैग्नीट्यूड ए आ गया है। अब मैग्नीट्यूड बी लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड बी लिखेंगे सेम इसी तरह भाई, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर हम ये फाइंड करते हैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट। कैसे करेंगे, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 जा 12। फिर क्या करेंगे, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी +1 है, ये भी +1 है, तो +1 इंटू +1 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा +1। अब माइनस वाई जो जेड कंपोनेंट है माइनस के, उसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस है तो प्लस में 2 हमारी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ये तो आ गया हमारा ए डॉट बी। नीचे फाइंड करते हैं कि नीचे हमारा क्या आंसर आता है, 3 का स्क्वायर 9, तो स्क्वायर रूट के अंदर देखते हैं, पहले स्क्वायर रूट के अंदर आता है 9 + 1 + 1, दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर क्या आता है वो देख लेते हैं, 16 + 1 + 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसमें कोस थीटा की वैल्यू आगे जब सोल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाती है। ऊपर है 12 + 1 + 2, ये 12 + 3 15 आ गया, तो ऊपर तो आ गया हमारा 15। नीचे क्या है, नीचे है हमारा स्क्वायर रूट 11 और यहाँ पर स्क्वायर रूट है 17 और 4 21, तो स्क्वायर रूट 11 एंड स्क्वायर रूट 21। ये मेरे पास इस कोस थीटा की वैल्यू आ गई, तो जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कोस इनवर्स, क्या है हमारे पास 15/√11 इंटू √21। आगे फर्दर सोल्व नहीं होगा, इसलिए सोल्व नहीं होगा क्योंकि √11 और √21 दोनों ही हमारी जो है इरेशनल नंबर है, तो ये इतना ही सोल्यूशन आएगा और थीटा की वैल्यू इस तरह हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम स्केलर प्रोडक्ट के क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट सीखेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट सीखने के बाद ये जो हमारा वेक्टर टॉपिक है फिनिश हो जाएगा और फिर हम शुरू करेंगे अपनी प्लेनर मोशन। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाय बेटा।